हाँ, चट्टानों में कैद होता है सल्फर। जैसे सल्फेरस रॉक्स होती हैं मृदा में। मृदा में नहीं, चट्टानों में कह दो, पहले रॉक्स के अंदर सल्फर की चट्टानें होती हैं। अब बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिससे कि ये सल्फेरस रॉक्स से जो सल्फेट निकल के आएगा। क्या हो सकता है मिट्टी से अगर सल्फर निकालना है तो क्या तरीके होंगे? निकालना है या अपने आप निकलता है? मान लो यहां पर कैद है, यहां पर सल्फर की चट्टानें हैं, सल्फेरस रॉक्स जो हैं वो यहां पर हैं, सल्फर की चट्टानें। एक एक प्रोसेस से देखेंगे तब समझ में आएगा, फिर उसका साइकिल पूरा देख लेंगे। ये सल्फर की चट्टान है। क्या प्रक्रिया हो सकती है जिससे कि ये चट्टानें, इन चट्टानों के अवसाद मतलब कि एकदम भुरभुरा, इसका चूरा एकदम महीन बाहर निकल के आए, मिट्टी में मिल जाए या समुद्र में चला जाए, पानी में चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन क्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि ये निकल करके आए? बताइए। बुद्धि लगाओ, आईएएस के बच्चे हो, मतलब इस एसएससी वाले बहुत तेज हैं, सब जानते हैं। और आईएएस वाले एकदम पता नहीं कैसे सिविल ले लिए होते हैं। बताइए, कैसे निकल करके आ सकता है? मिट्टी, तुम जहां बैठे हो वहां पर कोयला है, कैसे आएगा? नहीं, बाहर कैसे आएगा? सर खुदाई करनी पड़ेगी। वही तो पूछ रहा हूँ, इतनी देर से बताओ। एक तरीका क्या हो गया? माइनिंग, है ना? एक तरीका हो गया इसका उत्खनन। माइनिंग प्रक्रियाओं से ये बाहर आ जाएगा। और क्या हो सकता है? केवल यही तरीका है कि और भी तरीके हैं? उत्खनन के अलावा है कोई तरीका जिससे निकल सकता है? जब सोचोगे तभी दिमाग बढ़ेगा, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। दिमाग पर जोर डालिए। और क्या तरीका होता है जिससे कि निकल करके आएगा? हम्म। उत्खनन हो गया, चलो माइनिंग कर लिया, मानव था ही नहीं, पृथ्वी पर इंसान ही नहीं था, है ना? तो क्या, कैसे निकल करके आएगा बताइए? और क्या तरीका होता है जिससे निकल के आएगा? नेचुरल वेट क्या है? या तो भूकंप हो सकता है या ज्वालामुखी हो सकता है। एकदम सही है, दिमाग पर जोर दोगे ऐसे तंतु बढ़ेंगे। इसीलिए लाइव क्लास में आना चाहिए, है? लाइव क्लास बैठोगे दिमाग बढ़ा देंगे, है ना? ज्वालामुखी अपर्दन दूसरा क्या तरीका है? ज्वालामुखी अपर्दन, जिससे कि ये सल्फर की चट्टानों में से रिलीज होगा ये सारा मटेरियल। ये पिघल गई सल्फर की चट्टान, जब इधर से प्लूम थी ज्वालामुखी वाली उसके संपर्क में आई, है ना, तो इसमें से निकल गया बहुत सारा सल्फर, रिलीज हो गया, बाहर आ गया, है ना, मिट्टी में आ गया। चलो ठीक है, ला लेते हैं इसको भी। और क्या तरीका हो सकता है? और भी तरीके हैं, और कैसे? ज्वालामुखी अपर्दन हो गया, चलो। और कैसे? भूकंप? समुद्र में होगा तो शायद चक्रवात से भी हो सकता चक्रवात से है। कैसे होगा? सर समुद्र में चक्रवात जो उठेगा तब। चक्रवात से कहाँ? ज्वालामुखी यहाँ अगर मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, चक्रवात ऊपर ऊपर नाचे, उससे क्या होगा? फायदा नहीं होगा। सारी आपदा से हर चीज थोड़ी ना हो जाता है। जमीन से मटेरियल निकालना है, अंदर से, भूगर्भ से। हाँ, भूकंप से क्रैक्स हो जाते हैं, उससे भी संभव है ना? ज्वालामुखी से दोनों तरह का निकलेगा। एक तो ज्वालामुखी अपर्दन हुआ, इससे पेपर में एक बढ़िया चीज क्वेश्चन पूछा गया था कि एक होता है धुआंरा, जिसमें से केवल निकलता है धुआं। धुआंरा भी इसका एक, जिसमें से जलवाष्प निकलती है, उसे कहते हैं फ्यूमेरोल्स। धुआंरा। 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ है? भूगोल में पढ़ाया था, है ना? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी उत्तरी अमेरिका में कहाँ से? अलास्का में कटमई राष्ट्रीय उद्यान है ना? हम्म। कटमई राष्ट्रीय उद्यान, अलास्का अमेरिका। ये देखो अमेरिका में जैसे ये वाली जो ऐसे है किनारे,
ऐसे है ना, वहाँ, ये इधर का पार्ट, यहाँ पर है कटमई नेशनल पार्क, 10,000 धुआरों की घाटी इसे कहते हैं। ठीक। तो अब यहां से भी निकलते हैं धुआरा, नीचे से जलवाष्प निकल रही हीट, और वहां पर मैग्मा का स्रोत नहीं है, लेकिन हीट है पूरी ढंग की, कनेक्टेड है ना, जो प्लूम होती है उससे टच में है, उसके नजदीक है, तो हीट उसको मिल रही है, जिस कारण से पानी भाप बन करके उठ रहा है। लेकिन वहां पर अगर सल्फर की चट्टानें हैं तो उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा धुआरे में। अगर सल्फर डाइऑक्साइड भी मिली हो, यदि फ्यूमरल्स में सल्फर डाइऑक्साइड भी मिली हो, तो उसे क्या कहा जाता है? पेपर में डायरेक्ट ही पूछा गया प्रश्न है, क्या कहते हैं? सोलफेट्रा। सोलफेट्रा कहा जाता है, याद रखना भाई। अगर केवल जलवाष्प निकल रही है दूसरी गैसें से जो हानिकारक नहीं है, अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी मिली हुई है, तो उसे सोलफेट्रा कहते हैं। और ये अम्लवर्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है। ये नुकसानदायक होता है क्योंकि आसमान में जा करके ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाएगा H2SO4, है ना, और बारिश की बूंदों के साथ में वो सल्फ्यूरिक एसिड पृथ्वी पर आ जाएगा। तो ये गैसीय साइकिल भी देखो साथ साथ चल रही है, क्योंकि सल्फर के दो ही कंपोनेंट हैं ऐसे, है ना, जो कि गैसीय साइकिल का भाग है। तो इस तरह से ये निकल निकल करके, है ना, जमीन पर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, या समुद्र में भी नीचे ज्वालामुखी अपरदन होते रहते हैं, समुद्र में जा रहा है, या फिर जमीन से फूटा तो वहां से नदियों से बह करके समुद्र में जा रहा है ना। कुल मिलाकर के भूगर्भ से निकल करके सल्फर सल्फर कहाँ आ जा रहा है? मिट्टी में आ जा रहा है ना। तो अब इसको हम लोग इधर देखते हैं, चक्र में देखते हैं क्या है। अगर सल्फर साइकिल समझ में आ गई तो फास्फोरस साइकिल एकदम आसान रहेगा, उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि जल्दी से लाइव क्लास में बनाइए। मैं बताऊंगा, लाइव क्लास में आपसे बनवाऊंगा और कहूंगा फोटो भेजो। ठीक है। हम्म। देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों का सल्फर साइकिल है। इसमें सबसे पहले आते हैं जो इसका मेन स्रोत है, मेन सोर्स, है ना, ये ये सेडिमेंट में पड़ा हुआ है। सल्फेट ये चाहिए, ठीक, सल्फेट आयन चाहिए इसको। एज ए फर्टिलाइजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बाहर से आप सल्फर, है ना, जिंक सल्फेट वगैरह खेतों में डाल देते हैं, है ना, तो उस तरह से भी कृत्रिम तरीके से भी मिट्टी में आप सल्फर को उपलब्ध करा सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रकृति ही अपना काम करे, आप भी अपने फायदे के लिए खेती कर रहे हो तो वहां पर भी आप कृत्रिम विधि से भी उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से सल्फर उपलब्ध करा सकते हैं। और सल्फर धातुओं में अशुद्धि के रूप में भी उपस्थित होता है, जैसे कि लोहा है, आयरन, आयरन में सल्फर अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। सबसे बड़ा दुश्मन लोहे का अगर कोई है तो सल्फर है। लोहे की गुणवत्ता को तुरंत ही खत्म कर देता है सल्फर, बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन इसका मतलब यह है कि सल्फर बहुत सारे माध्यमों में उपस्थित है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो जगह बनाते हैं जहां पर कि चट्टानों में सल्फर है। ये देखिए, हमारी तरह यहां भी एक फोटो बने वेदर, ये सल्फर की चट्टानें हैं, है ना, सल्फर की चट्टानें हैं। एक मिनट को वीडियो ऑन कर दें तो जगह मिल जाए, बात कर दें तो जगह मिल जाए हम लोगों को। ये देखिए, सल्फर की चट्टानें, पहला स्रोत क्या कर रहे हैं इसमें, ये वेदरिंग एंड इरोजन, अपरदन एवं अपक्षय से, अपरदन एवं अपक्षय से सल्फर की जो चट्टानें हैं वो आ जाती हैं। कैसे? अब यहां देखिए, सल्फर चट्टान है, वहां से बार बार पानी रगड़ खा रहा है,
और उसे इरोड करता जा रहा है। तो इस तरह से भी पानी में आ जाएगा। पानी नहीं, हवा है। हवा, जैसे लोइस, जैसे मिट्टी बनती है, हवा से कौन सी लोइस मृदा का निर्माण होता है? हवा है, बार बार टकरा करके निकल रही है। और वो भी सल्फर की चट्टानों से चूरा चूरा बहुत ही महीन पार्टिकल निकाल करके लेके जा रही है, मिट्टी में मिला रही है, पानी में मिला रही है। तो इस तरह से अपर्दन एवं अपक्षय एक प्रक्रिया हो गई, जिससे कि सल्फर अपनी चट्टानों से, अपने मूल स्रोत से निकल करके कहाँ पहुंच जा रहा है? पानी में पहुंच जा रहा है। दूसरा क्या स्रोत है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तनुजी ने बताया था? फिर से बता दो तो मैं लिख दूं। फिर से बता दी। ज्वालामुखी। हाँ, बहुत अच्छा। ज्वालामुखी अपर्दन। और क्या हो सकता है? ज्वालामुखी हो गया, एक और बताया था, धुआंरा और गीजर। गीजर क्या होता है, धुआंरा क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है? ये सब पढ़ा चुका हूँ भूगोल में, है ना। ज्वालामुखी, आग भी निकल रही है, उसमें लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, भाप भी निकल रहा है। धुआंरा में केवल जलवाष्प निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड मटेरियल नहीं निकल रहा है ना। और गीजर में क्या है? गर्मा गर्म पानी निकल रहा है। हॉट वाटर स्प्रिंग और गीजर होते हैं, है ना, वहां से पानी निकल रहा है। तो इन तीनों में से सल्फर निकल करके आता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा आपने कहा जो क्रैक्स बन जाते हैं, काहे के? भूकंप से, दरारें, उससे एक्सपोज हो जाता है ना, भूकंपीय दरार, निर्गमन। ये भी हो गया। और क्या हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले फिर से बताया था। आप ही लोग बताओ, हम नहीं बता रहे हैं। आप ही लोग बुद्धि लगाओ। पेपर आपको देना है कि मुझे? है ना। तो बुद्धि कौन लगाएगा फिर? मैं? मेरे लगाने से कोई फायदा है? हम्म, बताइए। बुद्धिमान बनना किसको पड़ेगा? हमारे ना, हम ना ही रहेंगे बुद्धिमान तब भी कोई नहीं जाता, है ना। आपका होना जरूरी है। बताइए, और क्या तरीका है? सविता, ऋतु, तुम लोग भी बुद्धि लगाओ। जो बुद्धि लगाएगा, जो बोलेगा, मेरी क्लास में जो बोलेगा, तो ठीक है, उसका सिलेक्शन श्योर होना है। कोई नहीं रोक सकता। बताइए। कैसे? कैसे निकलेगा? उत्खनन से, है ना। उत्खनन भी हो सकता है, मृदा अपरदन भी हो सकता है। मृदा अपरदन तो ऊपर लिख दिया ना, बिल्कुल भाई, ऊपर क्या और लिखा सर था? जब नदियां आती हैं, कटाव करती हैं मिट्टी का, तब भी तो हो सकता है। ये पहला वाला पॉइंट वही है। अपर्दन एवं अपक्षय में बिल्कुल पक्ष। सही बताई हो। उसी को, एक पहले पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया है। तो ये उससे संभव है, बिल्कुल संभव है, उत्खनन से। ठीक है। माइनिंग करते हैं जब मिट्टी से धात्विक खनिजों को निकालते हैं, तब भी ऐसा होता है। ठीक। अच्छा, और क्या तरीके हो सकते हैं? अभी और भी तरीके हैं। और अभी सोचो, केवल हम सल्फर को बाहर निकाल रहे हैं, तरीके उसके देख रहे हैं। उत्खनन करते हैं, धातु कर्म करते हैं, धातु शोधन करते हैं। जैसे हमने कहा लोहा में क्या है, मिक्स है सल्फर, और लोहे को जो हमने शुद्ध किया, सल्फर को बाहर निकाल दिया, यानी धातु शोधन। धातु शोधन, धातु शोधन से भी ऐसा संभव है ना। ठीक है। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, कहते हैं भाई सल्फर एसिड रेन रोकनी है ना। तो जो सल्फर किस फॉसिल फ्यूल है, कोयला जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, डीजल जला लो, केरोसिन जला लो,
जो भी जलाओगे जीवाश्म ईंधनों को, तो उसमें से भी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है ना। और ये जा करके क्या करती है ऊपर, फिर से वही बनाएगी। देखो ये इससे भी आएगा, यानी कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से। अगला पॉइंट, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। अब जो है आप लोग है ना क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, नोट्स अपना अपना मुझे भेजोगे। एक इस पेज मतलब न्यूटन साइकिल का, इसका बस, ज्यादा नहीं पीछे का, बस इसका मैं नोट चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दिखाओ कि क्या किए। ठीक, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। ठीक, और क्या तरीका हो सकता है। जीवाश्म ईंधन का दहन कर दिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अपघटन की प्रक्रिया, जब कोई भी मृत जीव है ना, क्योंकि फूड चेन के माध्यम से पहले तो पौधे लिए, फिर पौधे को खाने वाले जीव लिए, उनको खाने वाले जीव लिए, मर गए दोनों। और दोनों मर गए तो उनका अपघटन होगा। जब उनका डिकम्पोजिशन का प्रक्रिया होगा, उनका अपघटन की प्रक्रिया होगी, तो उस अपघटन की प्रक्रिया में फिर से एकदम गंदी बदबू आती है, H2S के रूप में सल्फर बाहर निकल जाएगी, यानी अपघटन की प्रक्रिया से। ठीक है, अपघटन की प्रक्रिया से भी ऐसा होता है। और क्या तरीके हैं, हो तो गए लगभग लगभग सारे तरीके, है ना। ये देखिए, अब देख लेते हैं, ऊपर आते हैं, लेके आते हैं यहीं पर। इस चार्ट, चार्ट कुछ नहीं होता है ना, समझना होता, अगर एक बार समझ गए तो सारा चार्ट बना लोगे। ठीक है, लेकिन मेन यही होता है, क्योंकि यही तो साइकिल बनानी होती है, तो चलो साइकिल बनाते हैं, है ना। और जब ये ऊपर H2S गया तो फिर कैसे वापस आएगा, जमीन वाला तो पता है ना। आ गया वापस जैसे, मेरे पेन में ऐसा कुछ दिक्कत हो गया है, जादू ये अपने आप चल रहा है। हम्म, मैं पेन लौटा देता हूँ, तो पूरी हो गई। हम्म, अपघटन की प्रक्रिया में रिलीज हुआ था। जितने भी प्रक्रिया से रिलीज हुए, कौन कौन से, चाहे धुआंरे से निकला हो, चाहे जिससे सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, H2S बाद में सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम मेन गैसियस कंपोनेंट मान लें, है ना। क्योंकि जो सड़न से निकला है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, H2S भी निकलता है, H2S फिर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो जब ये हवा में जाता है, तो फिर से पानी से, वर्षात से नीचे आना चाहिए, है ना। क्योंकि चट्टान वाला तो निकल करके वापस आ गया, चट्टान वाला मान लो कि चट्टान से निकला, ज्वालामुखी से निकला, वेदरिंग से समुद्र में गया, जहां कहीं भी गया, एक लंबे समय के बाद में ये फिर से मिट्टी में दफन हो जाता है। और मिट्टी में दफन होने के बाद में लंबे समय में फिर से बदल जाता है सल्फर की चट्टानों में ही। ठीक है, लेकिन जो हवा में चला गया, मान लो धुआंरे से, ज्वालामुखी के माध्यम से ये चला गया कहाँ, हवा में चला गया, तो हवा में जो गया है वो कैसे वापस आएगा। ठीक है, तो हवा में जो गया है सल्फर डाइऑक्साइड, उसको वापस लाने की प्रक्रिया
देखते हैं, है ना। ऊपर गया SO2, H2S फिर से बन जाएगा SO2 ही, तो उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे मूल SO2 को, है ना। तो ये क्या करता है, पहले तो हवा में है, बादलों में H2O, पानी, है कि नहीं, इसके ऊपर गिरती है अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। परावैंगनी किरणें इसके ऊपर आपतित तो होती हैं। तो जब परावैंगनी किरणें इसके ऊपर OH+OH- में टूट गया, अभी बनना है सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाना है हम लोगों को। ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड को ट्राई बनाना है। तो अब सल्फर डाई ऑक्साइड क्रिया करेगी OH- से, है ना, बनाएगी HOSO2। ये सारा खेल हो रहा है गैसीय साइकिल में। ठीक है, HOSO2 बना लेगा, HOSO2 एटमॉस्फियरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड और इम्बैलेंस HO2, है ना। और ये इम्बैलेंस HO2 और लेगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, है ना, तीन ठो पकड़ करके अपना इधर बना लेगा 2H2O बना करके अपना पानी की वाटर ड्रॉपलेट बनाएगा। उससे मतलब नहीं है अभी, अभी मतलब है सल्फर ट्राई ऑक्साइड से। ठीक, सल्फर ट्राई ऑक्साइड अब रिएक्ट करेगा फिर से, किससे, उसी पानी के मॉलिक्यूल से, और बना लेगा H2SO4, और वर्षा के माध्यम से फिर से आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से पूरा इसका चक्र जो हवा में भी गया था, चाहे धुमारा के माध्यम से गया हो, चाहे जिस भी माध्यम से गया हो, इसको वापस घूम करके फिर से पृथ्वी पर आना है। पृथ्वी पर आएगा, समुद्र में चला जाएगा, धीरे धीरे समुद्र की तली में बैठ जाएगा, फिर फिर उसके बाद वो वहीं पर जाम हो जाएगा, मिट्टी में दबता 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 दबता, और एक समय के बाद फिर से सल्फर की चट्टानों में बदल जाएगा। है ना। इसको एक सरल चक्र भी यहाँ पर आप बना सकते हो, उससे पहले यहाँ पर आप इस प्रक्रिया को देख भी सकते हो। ये देखिए, अब आ जाइए, है ना, ये देखिए कैसे पूरा सिस्टम चला। यहाँ से वेदरिंग और इरोजन के माध्यम से निकला सल्फर, लाल लाल जो है वो सल्फर ही है। ठीक, यहां से रिलीज हुआ, और रिलीज होकर के पानी में चला गया, पानी के माध्यम से ये मिट्टी में भी चला गया, है ना, खेतों में भी गया है, जमीन में ऐसे जंगलों में भी गया है, बहते 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 वर्षा के जल से, नदी के जल के माध्यम से, जैसे भी, है ना, वेदरिंग इरोजन हुआ था, ज्वालामुखी अपर्दन हुआ, तो वो भी जाकर के अल्टीमेटली रिलीज होकर के पहुंचा। अब ये बह करके समुद्र में चला जाएगा, तो समुद्र के जीवधारियों के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो ये तली में बैठता जाएगा। अगर मिट्टी में है, पौधों के द्वारा नहीं लिया गया, तो वो भी दबता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, एक समय के बाद फिर से चट्टानों में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मुक्त रूप से तो चट्टान, मुक्त रूप से तो पाया नहीं जाता सल्फर, किसी न किसी धातु में, किसी न किसी खनिज में, किसी न किसी चट्टान में मिक्स रूप में पाया जा रहा है, सल्फेरस चट्टाने जिन्हें कहते हैं, है ना। तो उसी में फिर से तब्दील हो जाएगा, पुनः मूसको भव, है ना, ऐसे इधर से आ गया। अब मान लो पौधों के द्वारा ले लिया गया, तो क्या होगा, है ना। ये देखिए कौन लिया, सल्फेट इन फर्टिलाइजर, एक बात यहां लिखना भूल गए थे, उर्वरक, उर्वरक के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से भी ये सल्फर आप ऐड कर सकते हो, मृदा में ले लिया गया। चलो भाई, आ गया। अब ये गया पौधों में, पौधों में गया, अब पौधों से जीव जंतु में गया खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, खाद्य श्रृंखला से ये इनमें गया। अब ये भी मर गया, या ये भी मर गया, दोनों ही मरेंगे एक दिन, को सबको मरना है, कोई नहीं मरता, शरीर मरता है ना। तो अब इसमें चला गया भाई, अब चला गया तो इसका कौन सा छोटका छोटका जो जीव है डिकम्पोजर, वो इनको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। अब घटित, अब यहां पर होगा
ये कार्बनिक सल्फर है ना। यहाँ पर होगी प्रक्रिया अपघटन की। अपघटन की प्रक्रिया में ये सल्फर फिर से रिलीज हो जाएगा, है ना। चला जाएगा, जाओ भाई एटमॉस्फेयर में चले जाओ, है ना। गया। ठीक है, कौन कौन है इसमें? SO2 है, H2S है, दोनों चला गया, जाने दो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगली चीज, नहीं गया वहां पर, नहीं गया वहां पर तो ये देखिए वही है ना। नहीं गया वहां पर, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया उसका पूरा, तो ये चट्टानों में दब गया। फॉसिल फ्यूल, ईंधनों में, जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो जाए। या तो पूरा अपघटित हो जाएगा या तो बचा रहेगा। तो या जो बचा रहेगा तो मिट्टी में दब के जीवाश्म ईंधन बन जाएगा। कोयला में भी, पेट्रोल में, कैरोसिन में, सब में रहेगा। इसी तरह से नदियों से भी, समुद्र से भी जो बचेगा दबेगा, वो लॉन्ग टर्म, इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म साइकिल, लॉन्ग टर्म साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधनों में कैद हो जाएगा। अब धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन एक्सपोज होंगे, ज्वालामुखी अपर्दन से भी रिलीज हो सकते हैं किसी भी तरीके से, या फिर मानव इन्हें खुदाई करके अपने स्वार्थ में निकालेगा, इन्हें जलाएगा, ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण, ये देखो, ये क्या है, स्मेल्टिंग है, जहां धातु कर्म शाला जिन्हें कहते हैं, है ना। या फिर ताप विद्युत घर हो सकते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, है ना। हाँ, तो यहां पर देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, है ना, किस तरह से रिलीज हुआ है ना। और ये क्या कर रहा है, वापस कैसे आ रहा है, ये भी प्रक्रिया भी हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने देखा कि ये जो बना हुआ है ये क्या क्या हो सकता है, बस मैं यही सुनना चाहता हूं आप लोगों से, क्या हो सकता है ये जरा बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रितु आप बताने की कोशिश करिए, ये जो बना है ना, ये क्या क्या हो सकता है। देखने से चीजें दिखती हैं, समझ में आता है, बताइए कि ये क्या है। हम्म, सविता क्या है ये? हम्म, कोशिश करिए। अरे देखने से नहीं लग रहा है, क्या है ये? तनु अच्छा आप ही बता दो क्या क्या हो सकता है। सर सल्फर चक्रण है, ये इसमें दिख रहा है। ये जो डिब्बा बना हुआ है इसके बारे में बताओ, अच्छा कि ये जो वाला। जीवाश्म ईंधनों का दहन कर रहे हैं वो काहे लिए कर रहा है मानव, क्यों कर रहा है? फ्रेश फ्यूल के लिए सर। अरे फ्यूल क्यों चाहिए? सर गाड़ी मोटर के लिए चाहिए, बहुत सारे कामों के बहुत लिए अच्छा, चाहिए। वाहन, उद्योग, और घर के कामों के लिए, गैस सिलेंडर विद्युत में भी यूज होता है। उत्पादन में, है ना, बिजली बनाने हम्म। में, और धातु कर्मशाला है ना, धातु कर्मशाला है, वहां हम्म। पर, वहां से रिलीज होगा जिसे भी। तो बहुत बिजली बनने की सल्फर डाइऑक्साइड चला है ना, वहां पर कहाँ पूछा, ऊपर गया, है ना। और वहां से क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर गया, तो वही प्रक्रिया जो अभी हमने दूसरी स्लाइड में बनाया था, ये देखिए, ये तुरंत ही लग जाएगी।
यहां से गया, जिस भी माध्यम से गया, सल्फर डाइऑक्साइड OH से रिएक्ट किया, है ना, HOSO2 बनाया पूरा, फिर H2SO4 बना, फिर से आ गया कहाँ, नीचे मिट्टी में। यानी कि अगर आप जीवाश्म ईंधनों का दहन अधिक से अधिक करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम, उसका क्या परिणाम होगा? सर अम्ल वर्षा हो सकती है। वेरी नाइस। अम्ल वर्षा होगी, है ना। अम्ल वर्षा क्या है? पीएच मान गिर जाता है। वैसे भी सामान्य वर्षा जल, सामान्य वर्षा जल जो होता है वो कैसा होता है? सामान्य वर्षा जल हाई तो एसिडिक होता है, 5.64 pH वैल्यू का होता है लगभग, ठीक, कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन ये अचानक से ड्रॉप हो जाता है, 3.33 तक पीएच गिर जाता है। और इससे जो सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हानिकारक हो जाता है, सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। जीव जंतु मर जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जैविक उपापचय, हमारा तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है वो भी गड़बड़ होने लगता है, पाचन तंत्र डैमेज हो जाता है, स्किन एलर्जी हो जाती है, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, आंख में एलर्जी हो जाता है, आइरिस पिघल जाती, दिखना बंद हो जाता है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर अम्ल वर्षा होती है। तो ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं वहां पर देखा जाता है, जहां पर फॉसिल फ्यूल बर्निंग बहुत ज्यादा होता है वहां पर देखा जाता है ना। इसके लिए अम्ल वर्षा की रोकथाम के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, है ना, इन्वायरमेंट में। आगे अभी हम लोग इसमें देखेंगे, आगे सारे प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे, अभी तो हम लोग इकोलॉजी देख रहे हैं, है ना। तो इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स में पढ़ेंगे तो एक प्रोटोकॉल हुआ था, कौन बताएगा? डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी, हेलेंसिकी, इसीलिए कहते हैं क्लासेस में हमेशा रहना चाहिए। हेलेंसिकी प्रोटोकॉल फिनलैंड की राजधानी है, कुछ लोग हेलसिंकी कहते हैं, है ना। हेलेंसिकी प्रोटोकॉल हुआ था, है ना, 1985 में ना। इस प्रोटोकॉल में 25 यूरोपीय देश थे, 25 यूरोपियन कंट्रीज, है ना। पूछा जाए डायरेक्ट कि हेलेंसिकी प्रोटोकॉल किसके लिए था? अम्ल वर्षा को रोकने के लिए। कैसे रोका जा सकता है अम्ल वर्षा को? क्या प्रक्रिया है कि अम्ल वर्षा को रोका जा सके? तो उसके लिए था कि जो ये धूम, माइनिंग कम हाँ, इसमें बता माइनिंग बता। का बताइए बताइए बताइए। माइनिंग कम की जाए। तो विकास कैसे करेंगे? माइनिंग कम करें तो विकास कैसे करेंगे? फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन, है ना, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों की खोज करनी होगी, ठीक है। क्या होते हैं नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के? नवीकरणीय स्रोत क्या है जिनको बार बार रिन्यू किया जा सके, खत्म ना हो, अमर स्रोत। जैसे जल विद्युत, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। Yes, हाँ, इन सब संसाधनों पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाएं, ना कि फॉसिल फ्यूल पर। धारणीय विकास करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, है ना। कम जलाओ भाई, फिर जितना धरती झेल सके उतना ही फॉसिल फ्यूल बर्निंग करिए, रहम करिए इस धरती पर, है ना। उत्पादन पे उत्पादन किए जा रहे हो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन किए जा रहे हो, धरती माता करे पुकार चीख चीख करके, है ना। कोई कोई लिखा है अब की बार मोदी सरकार। हम्म। अच्छा, हेलेंस्की प्रोटोकॉल, है ना, अम्ल वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। तो इसको कम करने के लिए, रिडक्शन के लिए, जो धूम्रमुख होते हैं, धूम्रमुख एग्जॉस्ट चैम्बर, जो चिमनी का मुंह होता है, वहां पर कंपलसरी कर दिया गया FGD लगाना। हेलेंस्की प्रोटोकॉल का जो आउटकम था वो यही था, है ना, कि भाई एक तो पहली चीज तो अपनी डिपेंडेंसी को कम करिए फॉसिल फ्यूल पे, लेकिन तब भी पूरी तरह से तो कम हो नहीं सकता, काम ही नहीं चलेगा, है ना, काम ही नहीं चलेगा आपका, है ना। तो कैसे करेंगे? FGD ये क्या होता है? फ्लू गैस डिसल्फराइजर, फ्लू गैस
डी सल्फराइजर। डी सल्फराइजर क्या होता है? बी सल्फेनीकरण। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड निकली, निकली के ऊपर गई, ऊपर गई कि तो इसने क्या किया, कनेक्शन बनाया। किससे बनाया? देखिए, ये पीछे बताया था कनेक्शन किससे बनाया, ये बनाया था कनेक्शन, नहीं, हटा दिया मैंने। कनेक्शन बनाया था इसने जाकर के H2O वगैरह से, है ना, और बना लिए थे H2O। तो कनेक्शन ना बना पावे, तो कोई दूसरे से कनेक्शन ना बना पावे, इसके लिए क्या करना होगा? और हाँ, वो ऐसा है कि कनेक्शन बहुत तेज बनाता है, तो उसका कनेक्शन कहीं और बनवा दो, है ना, उसका बॉन्ड बनवा दो कहीं और, तो क्या है, उसका कनेक्शन दूसरी जगह नहीं बन पाएगा, है ना। यही तो जानते हैं कि भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जाएगी, और इसको चाहे जितना समझाओ, ये किसी न किसी दोस्ती इसको करना ही है, इसका नेचर ही ऐसा है। कितो समझाओ, सल्फर डाइऑक्साइड मानेगी नहीं। जाके वहां OH- से तुरंत रिएक्ट करके फिर बनाएगी HOSO2, HOSO2 से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद फिर से बनाएगी H2SO4। तो इस बेसहुर को क्या कर रहे हैं, समझाने से नहीं समझता सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसा करो, इसका कनेक्शन बनवा दो पहले ही कहीं और, किसी और से। तो ये जब पहले से कनेक्टेड रहेगा कहीं, तो दूसरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। जो पहले बाल विवाह का कॉन्सेप्ट आया था, माता पिता की इसका होश बड़ा हो, है ना, इसका दिमाग खुले, ये ढूंढ पावे कि तो हमारा जीवन साथी कौन, बचपन में भिड़ा दो, खत्म, है ना। यही ये वही तरीका था जो बाल विवाह कराते थे, है ना। बचपन से तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे को जानते रहो, खेलते रहो, तो तुमको दूसरी जगह बॉन्ड बने ही नहीं पाएगा। माँ बाप भी खुश, है ना, वो भी कहेगा बचपन का प्यार भूल नहीं नाना ने, है ना। ये सिस्टम, तो यहां पर भी वही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लू गैस डिसल्फराइजर लगा दिया, और ये क्या करता है, 90% सल्फर डाइऑक्साइड को डिसल्फराइज कर देता है कि वो एटमॉस्फेयर में जाएगी तो, लेकिन वो रिएक्ट ना करके H2SO4 ना बना पाएगी भाई, और इस तरह से काम हो जाएगा। अपने इंडिया में क्या चलता है, अपने इंडिया में भी है लाइसेंसिंग प्रोसेस बड़ी बड़ी कंपनियों को, लेकिन किनको मस्ट है कि अपने एग्जॉस्ट चेंबर में लगाएंगे, नवरत्ना और महारत्ना कंपनियां हैं वो लगा रही हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उनको कहा गया है, दूसरी कंपनियों को भी कहा गया है, सबको कहा गया है लगाओ, यहां तक कि भट्ठा मालिकों को भी निर्देश है कि लगाओ। अगर प्रोटोकॉल पे आया जाए तो जितने भट्ठे हैं बंद हो जाएंगे, यूपी के तो बंद हो जाएंगे, सारे भट्ठे बंद हो जाएंगे जिस दिन सरकार अपने नियम पर आ जाए, है ना। लेकिन धीरे धीरे ही चीजें, भट्ठे बंद हो जाएंगे तो कोई चीज बनेगी कैसे, शॉर्टेज हो जाएगा, धीरे धीरे सिस्टम चलाएंगे। तो यहाँ पर इनकी जगह इंडिया में तो भाई जुगाड़ चलता है, तो इंडिया में जुगाड़ चलता है तो कौन सा जुगाड़ लगाया गया, है ना, डीसल्फराइज। एक झाग चंबर जो चिमनी होती है ना, उसके मुंह पर क्या कहते, कैल्शियम कार्बोनेट पोत दो, अंदर से ढेर सारा मोटी लेयर लगा दो। कभी चिमनी देखिए तो वहां पर ऊपर आपको सफेद सफेद पुता हुआ दिखाई देता है। इसका सबूत, इसका मतलब ये है कि भाई जांच करने वालों जो आए हुए हैं, आप लोग परेशान ना हो, हमने ऊपर लगाया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट अंदर से, उतना ऊपर चढ़े तो बाहर से बोल दे रहे हैं, है ना। ये क्या है, ये सिंबल है कि हम इस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, CaCO3 का प्रयोग करिए, तो ये सीए क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके जो सल्फर डाई है ना, कैल्शियम सल्फेट बना लेगी। अब वो H2SO4 नहीं बनाएगी। लेकिन ये मेथड जो है यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना कर पाता है, 40 से 45% ही डिसल्फराइज कर पाता है। यानी कि आधा नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आधा नुकसान तब हो जा रहा है। ठीक, भाई इंडिया में तो जुगाड़ चलता है। धीरे धीरे चलो ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेपनी भी नहीं कर रहे हैं, उनसे तो अच्छे वो हैं जो कर रहे हैं, है ना।
लेकिन सही तरीका क्या है? एफजीडी का इस्तेमाल। और एफजीडी का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था, कौन से प्रोटोकॉल में आया था कि लगाना है लाइसेंसिंग? किसी कंपनी को लाइसेंस तब दियो जब उसने अपने धूम्रमुख मतलब एग्जॉस्ट चैम्बर में फ्लू गैस डिसल्फराइजर लगाया हो। और लोग यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ आप लोग कैसे करोगे? वहां कंपनी दे दिया जाए और जुगाड़ लगाना हो, पैसा ना खर्चा करना हो, कह दो हम लगाएंगे, आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, है ना? तो सारे सिस्टम को आपको फॉलो करना है, दूसरों से करवाना भी है, नियम नहीं तोड़ने हैं। ठीक? वो नियम किसके लिए हैं? हम सबके लिए ही, हम सबकी भलाई के लिए ही नियम बनाए जाते हैं। और नियम में कठिनाई कब डाली जाती है? जब हम अपनी भलाई स्वयं नहीं चाहते। जैसे अब मैं रिकॉर्डिंग ना दूं किसी को, क्योंकि रिकॉर्डिंग सुन सुन सबके सबका दिमाग खराब हो रहा है कि क्लास में नहीं जाएगा, इसे सुन लेंगे, कुछ नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? तो अवरोध कहाँ आता है? सरकार सिस्टम को कहाँ कठिन करती है? जब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हो तो सरकार सिस्टम को कठिन कर देती है, आपके लिए सुधारने के लिए ही ऐसा करती है। सुधारवादी दृष्टिकोण में नियम बनाए जाते हैं, बिगाड़वादी नहीं। बिगड़े तो हम पहले से थे, है ना? चलिए, तो ये था हम लोगों का सल्फर चक्र, जो कि पूरा घूम घुमा करके आया। आते हैं देखते हैं कुछ बचा क्या इसमें। ये देखिए, घूम घुमा करके अब ये फिर से पानी के माध्यम से नीचे आ गया, ये आ गया, और फिर से वही सब सिस्टम चलने लगेगा, है ना? अब या तो ये पौधों के द्वारा ले लिया जाएगा, पेड़ पौधों के द्वारा ले लिया जाएगा, पेड़ पौधों के द्वारा ले लिया जाएगा, जानवरों के द्वारा ले लिया जाएगा, फिर तो वही सिस्टम शुरू हो जाएगा। या तो फिर ये समुद्र में दफन हो जाएगा, या फिर चट्टानों में दफन हो करके लॉन्ग टर्म साइकिल में जीवाश्म ईंधन के रूप में कैद हो जाएगा। जब लंबे समय के बाद उसको वहां से निकाला जाएगा, जलाया जाएगा, तो फिर से वो बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये गैसीय साइकिल अलग चल रही है, और जो चट्टान के वेदरिंग और अपक्षय से निकला था उसका साइकिल अलग चल रहा है भाई। दोनों सिस्टम अलग अलग चल रहे हैं। इस तरह से हमने देख लिया, सल्फर चक्र समाप्त हो गया। अगर सल्फर चक्र आसानी से समाप्त हो गया तो इससे भी ज्यादा आसान है फास्फोरस साइकिल, जो कि लास्ट साइकिल है ना आपका। और इसी के साथ में आपका ये खत्म भी हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल वाला चैप्टर। तो इसके एमसीक्यूज वगैरह लगाइए अधिक से अधिक। ये अगला प्योर फास्फोरस साइकिल की अब हम लोग बात करते हैं, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस भी सल्फर की तरह ही फास्फेट चट्टानों में उपस्थित होता है। कैसे? और सारा प्रक्रिया वही है जो अभी पढ़े थे। इसमें आसान ये है ना, आसान ये है कि इसमें गैसीय चक्र नहीं है। इसमें कोनो ऐसा नहीं जैसे उसमें दो ठो थे, H2S और सल्फर डाइऑक्साइड, दो थे ना जो ऊपर भाग जा रहे थे। इसमें वो वाला टेंशन नहीं है, सिंपल उठा करके इसमें वह सिस्टम है जो बाकी सल्फर का काम था। फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में। अब इसको फिर से निकालिए, कैसे निकल करके आएगा? वही प्रक्रिया, ज्वालामुखी अपरदन। हम्म, ज्वालामुखी अपरदन से उत्खनन, ज्वालामुखी, वही जो में जो पढ़े थे सल्फर में वो सारी प्रक्रिया। धुआंरा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? धुआंरा नहीं रहेगा, ये हवा में नहीं भेजना है इसको, हमें केवल जमीन जमीन पर रखना है ना?
वहां से रिलीज होगा। अब रिलीज करते हैं उसको। मूल स्रोत, मूल स्रोत जैसे चट्टान से निकला, फास्फेट चट्टान है, फास्फेट चट्टान है, यहाँ से निकला, वेदरिंग यानी अपर्दन एवं अपाक्षय के माध्यम से, कोई भी माध्यम से, अपर्दन, ज्वालामुखी अपर्दन भी इसमें शामिल कर लो, अपाक्षय, उत्खनन, किसी प्रक्रिया से निकला। अब निकला तो अब गया कहाँ? मृदा में। अब मृदा में गया तो मृदा से अब ये ले लिया जाएगा कहाँ? पौधों में, पौधों द्वारा ले लिया जाएगा। और पौधों को खाने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स, फूड चेन में चला जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में चला जाएगा। खाद्य श्रृंखला में गया, अब क्या है, मरेंगे दोनों। मृत कार्बनिक पदार्थ तो क्या होगा? अपघटन। और अपघटन की प्रक्रिया में ये फिर से मिट्टी में चला जाएगा। इधर उधर इस बार हवा में नहीं ले जाना है। जैसे सड़ाए थे तो सल्फर डाइऑक्साइड H2S ऊपर ले गए थे, इस बार नहीं, इस बार केवल मिट्टी में ही मिला देना है। ठीक है, अब मिट्टी में मिला है, अब यहां से बहकर समुद्र में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में भेज दो इसको, चाहे समुद्र में भेज दो, वहां के जीवधारियों के अपना इस्तेमाल होगा, है ना। अब वहां से या तो ये लॉन्ग टर्म साइकिल में चला जाएगा, ऊपर नहीं ले जाना है, तो वापस से दब करके फास्फेट चट्टान बन जाएगा। मिट्टी में अगर पौधों के द्वारा लंबे समय तक नहीं लिया गया तो ये वापस से फिर से फास्फेट चट्टान बन जाएगा। और फिर से ये प्रक्रिया गोल 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 घूमती रहेगी, है ना। तो ये था। हाँ, इसमें एक चीज है कि मिट्टी में जो ये फेट है, उसको पौधा डायरेक्ट वैसे नहीं ले सकता जिस तरह से कि चट्टानों से वो निकला था। उर्वरक के माध्यम से भी आप पहुंचा सकते हो, फास्फोरस चाहिए है, तो कैसे? तो बहुत सारे कवक होते हैं और बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि फास्फोस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया कहलाते हैं, PSB बैक्टीरिया। ठीक है, PSB जो फेट सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया, ये वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कर रहा था। और ये क्या करते हैं, उसको आयन में परिवर्तित करके, है ना, पौधों को दे देते हैं, पौधा अपना ले लेता है ना। ये भी एक प्रधान उर्वरक है खाद्यान्नी फसलों के लिए। ये तो छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। NPK रेशियो क्या चाहिए खाद्यान्नी फसलों के लिए? नॉर्मल 4:2:1, है ना। इसमें कौन कौन से हैं? और दलहनी फसलों में नाइट्रोजन नहीं चाहिए ज्यादा, 1:2:1। ठीक, ये 1:2:1 देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है। ये रेशियो किसके लिए? दलहनी फसलों के लिए है। ये आसान था, क्योंकि सल्फर जान गए तो उसमें सेडिमेंट्री और गैस दोनों था, इसलिए कठिन था। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी खत्म हो गई, पोषण चक्र नाम का चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल से हम लोग चलेंगे बायोडायवर्सिटी की तरफ, जैव विविधता की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, पढ़ के आइए, कल हम लोग डिस्कस भी करेंगे ये न्यूट्रिएंट साइकिल से। एक बार पढ़ के जरूर आना, नोट्स भेजे सर गए। क्या क्या पढ़ा दिए आप? बताओ, देखो रिकॉर्डिंग में क्या क्या पढ़ा दिया गया, पढ़िए ना। अब इसके बाद रिकॉर्डिंग हम नहीं दूंगा किसी को, बस लाइव में जो पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई आता नहीं, रिकॉर्डिंग चक्कर में सब घर बैठे रहते हैं।